हेलो दोस्तों, मैं हूं हाशिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडिट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपका 11वीं क्लास के आर्ट्स के सब्जेक्ट के बारे में। और काफ़ी दिनों से काफ़ी स्टूडेंट जो है इसके ऊपर डिमांड कर रहे थे और कुछ स्टूडेंट पैसा पे किए थे जिनको पीडीएफ नहीं मिला था। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है अधैर्य हो गए थे और बोल रहे थे कि सर कब तक दीजिएगा। तो इसके चलते हुए हम अभी जो है कंटिन्यू तरीक़ा से आपको जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट यानी फर्स्ट ईयर के बारे में हम बात करेंगे। और ये बहुत सारे क्वेश्चन इस साल जो है 12th क्लास के भी काम आएंगे, क्योंकि 12th क्लास में भी इस साल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये किया गया है। लगभग 30% से अधिक क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो उसको देखते हुए हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें हम जो है आंसर भी आपको बताएंगे, और किसी किसी क्वेश्चन में अगर आंसर नहीं डिस्कस कर पाएंगे तो आपको लास्ट टाइम जो है पूरा जो है क्वेश्चनों का हम आंसर सेट आपको दिखा देंगे। तो चलिए पहला हम क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं। किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? यानी हम लोग जानते हैं कि भारत में कई दल, कई पार्टी, कई राजनीतिक दल जो है, यानी कई दल तो हमारे इंडिया को आज़ाद किए थे, जिसमें से था आपका कांग्रेस था, उसके बाद मुस्लिम लीग था, इस तरह जैसे हिंदू महासभा भी थे उस समय। लेकिन हिंदू महासभा का जो है भारत को आज़ाद करने में उसका खास योगदान नहीं था। तो यहाँ पे जो भी है हम लोग जानते हैं कि कैबिनेट मिशन में जब हम लोग बैठे थे, तो कैबिनेट मिशन में लगभग हम लोग जानते हैं कि 389 जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि चुने गए थे और वहाँ पहुँचे थे। उसमें कुछ राजा रजवाड़े का जो है उसमें भी पहुँचे थे। उसके बाद मोहम्मद जिन्ना का जो कहना था कि भारत का संविधान जो बनेगा वो दो बनेगा, क्योंकि एक मुस्लिम बहुल इलाके के लिए और एक हिंदू बहुल इलाके के लिए। तो इसमें जो है मुस्लिम लीग के वो पार्टी नेता थे मोहम्मद जिन्ना। तो उसी समय जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया था, जब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सब जो लोग थे वो लोग नहीं माने थे उसके पैगाम को, उसकी बात को। तब फिर वो क्या किया था, संविधान सभा का बहिष्कार किया था। लगभग 79 वो संसद लेके गए थे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखेंगे तो किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की? तो हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में वो जो है वो ये किया था। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि कैबिनेट मिशन में 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुए थे। उसमें से अप्रत्यक्ष रूप से यानी अस्थायी रूप से एक अध्यक्ष चुना गए थे, जिसको हम लोग जानते हैं सचिनंद मिन्हा को, सिन मिन्हा। और उसके बाद जो है 11 दिसंबर यानी 2 दिन बाद जो है मीटिंग होते थे, बैठते थे संसद लोग। तो उसमें 11 तारीख यानी 11 दिसंबर 1946 को जो है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो उसके बाद जो है उसके बाद वाला दिन यानी 13 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ पे हमारे भारत का जो उद्देशिका था उसको वो प्रस्ताव को रखा था। लेकिन कुछ महीनों बाद उसको जो है फरवरी महीने और 1947 को जाकर उसको एक्सेप्ट किया गया था, कुछ महीनों बाद, 2-3 महीनों बाद। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है 2 नंबर का अगर देखें तो यहाँ पे सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? ठीक है, तो इसका अर्थ हो रहा है कि केशवानंद भारती केस 1973, इसने कहा था कि ये न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय था और ये कहा गया था कि मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। उसके बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में था, लेकिन ये अभी नहीं है। शोषण के विरुद्ध ये भी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी है। लेकिन जब हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत जब आज़ाद हुए थे या संविधान जिस टाइम बन रहा था उस टाइम 7 गो मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको जब है बाद में हटा के संशोधन करके अभी 6 मौलिक अधिकार है। उनमें से ये वाला जो अधिकार संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया है। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछे कि भारत के संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार वर्णित नहीं है, तो ये था आपका संपत्ति का अधिकार। ये अभी नहीं है, ये पहले था। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान के कौन सा भाग, ठीक है, में चुनाव आयोग की जो है व्यवस्था की गई है। हम लोग तो भाग जानते हैं कि टोटल हमारे संविधान में 20 भाग हैं। तो 20 भाग में से कौन सा भाग में जो है चुनाव के आयोग की व्यवस्था की गई है, चुनाव करने के लिए जो आयोग होते हैं उनकी व्यवस्था की गई। तो भाग 15 में, ठीक है, इसको अब याद रखिएगा। जैसे भाग 1 में देश के नाम रखा गया है, भाग 2 में फिर इसका क्षेत्रों को बताया गया है, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों को बताया गया है, भाग 2 में नागरिकता को बताया गया था। तो इसी तरह करते करते सब भाग में धीरे धीरे करके बताया गया है। 6 नंबर, मतदाताओं के लिए तस्वीर पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया था। यानी मतदान के लिए तस्वीर के साथ उसका पहचान पत्र भी ये जारी किया, ये क्या था। तो ये आपका जो है 1993 में जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1993। किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना। कौन सा ऐसा ये था कि जो राजनीति क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधित्व को भी उचित माना, क्योंकि पहले के ज़माने के लोग जो होते हैं वो महिला को बहुत सारी जगह में स्थान नहीं देते थे, हिस्सेदारी नहीं देते थे। जैसे बहुत अगर पहले का बात किया जाए 70-80 दशक के पहले का बात, तो उसमें महिला को शिक्षा देना बहुत जगह में उसको गलत मानते थे। उसी तरह राजनीतिक क्षेत्रों में भी महिलाओं की प्रतिनिधित्व को उचित नहीं मानते थे। तो किसने ये उचित माना था सबसे पहले। तो ये जो होगा आपका J.S. मिल इसका नाम था, ठीक है। राज्य के शासन में केंद्रों का प्रतिनिधित्व किससे कहा गया है। राज्य के शासन में केंद्रों का प्रतिनिधित्व, राज्य जो है उसमें शासन जो करते हैं उसमें केंद्रों का प्रतिनिधित्व कौन यहाँ पे करता है। तो हम लोग जानते हैं कि राज्यपाल, ठीक है, यानी अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो वहाँ पे जो ये होगा राज्यपाल के द्वारा ही राष्ट्रपति का शासन किया जाएगा। हालांकि हम जानते हैं कि सभी को शपथ ये पढ़ाने वाले यानी शपथ दिलाने वाले जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री को राज्यपाल दिलाते हैं, राष्ट्रपति का ही वो प्रतिनिधित्व है। इसीलिए जो है संवैधानिक पद के अगर हिसाब से देखा जाए तो राज्यपाल जो है केंद्रों का शासन का ये प्रतिनिधित्व है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, कितने एंग्लो इंडिया मेंबर सदस्यों, यहाँ पे सदस्यों मेंबर का अर्थ होता है सदस्यों को इंडिया राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ पे जाएगा, 2 इन एंग्लो सदस्यों को उचित मानते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है। ये लोकसभा में बहुमत दल का वाला जो नेता होते हैं वो कौन होते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री ही होते हैं। यानी लोकसभा में जिस दल का अगर बहुमत मिल जाएगा उसका नेता जो होगा उसी को हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। राष्ट्रपति तो हालांकि वो लोकसभा के ये होते अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। उसके बाद मंत्री परिषद वो अलग चीज़ हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। 11 नंबर अब क्वेश्चन हम बात करेंगे। 11 नंबर में क्वेश्चन में है, कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य होता है। 6 महीना। यानी मान के चलिए कोई अगर मंत्री बन गए, कोई कारणवश अगर कोई उसमें कोई पॉलिटिक्स रहा कि उसको अगर मंत्री बनाएंगे तो पद में रहेगा या तो पार्टी छोड़ के भाग सकते हैं, जो किसी भी पार्टी को बहुत बड़ा असर पड़ते हैं, तो उस स्थिति में उसको मंत्री बना लिया जाता है और फिर उसके बाद कहीं से उसको इलेक्शन लड़ा दिया जाता है, चाहे वो विधायक का ये लड़े या वो संसद बने या वो जो है राज्यसभा में जाए। तो कोई भी आपको होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर आप मंत्री बन सकते हैं। 12 नंबर, राज्यसभा को धन विधायक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है। यानी राज्यसभा जो होते हैं, राज्यसभा को धन विधायक पास करने के लिए कितने समय दिया गया है। तो अगर 12 नंबर का हम राइट आंसर देखें तो यहाँ पे 14 दिन होते हैं, ठीक है, 14 दिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, किसी राज्यों के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। कोई भी राज्य है, किसी भी राज्यों के विधानसभा जो होते हैं उसमें कितने सदस्य हो सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 500 ही सदस्य हो सकते हैं। 500 से अधिक तक अभी तक हम लोग सदस्य नहीं देखे हैं कि किसी भी वो इसमें है।
उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 14 नंबर, इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या मंत्री। तो भारतीय संसद का अंग यहाँ पे कौन नहीं है? लोकसभा तो है ही, राज्यसभा भी भारतीय संसद के अंदर है, प्रधानमंत्री भी होते हैं। तो इसका मतलब होता है कि अंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति तो रहते ही है, संसद का अंग नहीं है, इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो आपका जो है उस संसद का अंग नहीं होते हैं, यानी संसद में वोटिंग के समय जो है वो वोट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान के चले कोई, जैसे कुछ दिन पहले अगर देखेंगे आप लोग, बिहार में मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार को चुना गया था, और नीतीश कुमार जब शपथ ले लिए थे तो उसके बाद जो है उसका ये असेंबली का इसको चुना जा रहा था, स्पीकर चुना जा रहा था। तो उसमें तेजस्वी यादव जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंगामा मचा रहे थे कि उसको बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो उसका सदस्य नहीं रहते, वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे। जब किसी भी चीज़ का वहाँ पे वोटिंग होगा तो जो है मुख्यमंत्री वोट नहीं कर पाएंगे आपका जो है विधानसभा में। उसी तरह संसद का वो अंग नहीं होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को, किसी विधायक दल के कितने सदस्य, ठीक है, कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाता है? यानी कोई एक पार्टी है जिनमें से कुछ पार्टी के कुछ सदस्य जो है पार्टी को छोड़ के, पूरी टीम छोड़ के दूसरे पार्टी में शामिल होंगे, तो कितना परसेंटेज उसमें जो है जाने पर वो दल बदलू नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसमें ये माना जाएगा कि वो दल का आदमी ही गलत है। तो 2/3, यानी टू थर्ड का अर्थ होता है कि 2/3 सदस्य, ठीक है, तो तभी आपको माना जाएगा। 2/3 सदस्यों का अर्थ होता है कि 2/3। इसको अगर आप ये करेंगे तो लगभग आपका जाएगा। उसके बाद हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किससे है? तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश जो होते हैं उनके आयु को बढ़ाने के लिए संसद बढ़ा सकते हैं और उसके अलावा कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय तो बढ़ा नहीं सकते, सर्वोच्च न्यायालय तो उसी का ये है एक पार्ट्स है, तो वो अपना पार्ट्स होकर अपने जो है उसमें ये नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो कानून ला सकते हैं, लेकिन ये उसके पास पावर नहीं है। लेकिन पावर ये किसके पास है? संसद के पास है। संसद कोई भी ये कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए टीचर का जब ज्वाइनिंग होगा तो उसमें एक आयु होते हैं, जैसे 40 साल बन सकते हैं, कि 40 साल अगर हो जाएगा तो उसका आयु नहीं, वो टीचर नहीं हो पाएगा। तो ये कोई अगर प्रधानमंत्री कोई कानून बना देगा तो ऐसा नहीं होगा, वो कानून जो है संसद पास करेंगे कि हाँ किसी आदमी का यानी 40-45 वर्ष भी हो जाएंगे तो भी उसको नौकरी मिलेगा। एक कानून पास होना चाहिए यार, ये कानून तभी होगा जब संसद पास करेगा तब। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं उनका आयु को अगर बढ़ाना होते हैं कि ये अभी और कुछ दिन बाद इसको रिटायर किया जाए तो वो संसद तय करेंगे, तभी जाकर वो बढ़ पाएंगे। अब हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश आयु कितनी होती है? उच्च न्यायालय जो होते हैं उसकी अवकाश यानी उसको रिटायर होने का एज कितना होते हैं? तो 62 वर्ष होते हैं। हालांकि हम लोग नौकरी में देखे हैं 65 में, किसी किसी में 60 वर्ष में होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय जो होते हैं उनके न्यायाधीश का जो है वो आपका 62 वर्ष होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का, भारत के, ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हम आपको पहले ही बता दी कि राष्ट्रपति करते हैं न्यायालय के, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब जो जज होते हैं, जज को नियुक्ति कौन कराता है? राष्ट्रपति कराते हैं। तो इसमें जब भी पूछा जाएगा आपको जज की नियुक्ति कौन, न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति होगा। लेकिन उसका आयु बढ़ाने का अगर वो बोलेगा तो आपको संसद लगाना है। उसका बोलेगा कि रिटायरमेंट आयु क्या है? रिटायरमेंट का अर्थ होता है कि उसका जो न्यायाधीश होते हैं उसका अवकाश है, छोड़ मतलब उसको बुढ़ापा माना जाएगा, यानी वो उसको रिटायर कर दिया जाएगा, उसको अवकाश बोला जाता है, रिटायरमेंट इंग्लिश में कहा जाता है। तो उनको 62 वर्ष बोला दिया जाता है, ठीक है। अब हम जाएंगे कि भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? तो उसको किस सूची में रखा गया है? भारत के जो चुनाव आयोग हैं उनको किस सूची में रखे गए? तो संघ सूची में रखे गए हैं।
राज्य सूची अलग होते हैं, समवर्ती सूची अलग होते हैं, लेकिन उसको संघ सूची में, ये चुनाव आयोग जो होते हैं वो केंद्रों के होते हैं, संघ सूची में है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्यों व केंद्रों व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस सूची में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो सातवीं सूची में केंद्रों और राज्यों को जो है उसको रखा गया 7वीं सूची में। 8वीं सूची में जो है उसमें भाषा का जिक्र किया गया कि कौन कौन से भाषा हमारे देश के अंदर है, तो ये आपको 8वीं सूची में मिलेगा। लेकिन 7वीं सूची में जो है राज्य और केंद्रों के बीच शक्ति कितना है, किसके पास कितना शक्ति है, राज्य क्या कर सकते हैं, केंद्र क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको 7वीं सूची हम लोग को पढ़ना होगा। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी राज्य की जनसंख्या यानी 20 लाख से कम है तो उस राज्यों में पंचायती राज की व्यवस्था होगी। यदि कोई भी राज्य है उसमें 20 लाख से कम आदमी है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी। तो एक क्या है, एक स्तरीय या द्वितीय स्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय। ठीक है, तो इसमें कौन सा जाएगा, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो द्वितीय स्तरीय होगा। त्रिस्तरीय कब होगा, जब इनसे अधिक होगा तब त्रिस्तरीय होगा। ठीक है, हालांकि इसके नीचे अगर होगा तो उसको द्विस्तरीय कहा जाता है। जैसे झारखंड है, तो झारखंड में 20 लाख से अधिक जो है जनसंख्या है, तो झारखंड में जो चुनाव होते हैं यानी पंचायती चुनाव, इसको त्रिस्तरीय चुनाव कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था हुई, यानी भारत में कौन सा ऐसा राज्य था जहाँ पे सर्वप्रथम जो है पंचायती राज की व्यवस्था यानी स्थापना हुई थी, ये आपका राजस्थान था। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज बनाया गया था। पंचायती का राज का अर्थ होते हैं पंचायत में मुखिया, फिर सरपंच, फिर मेंबर, ये सब जो होते हैं उसी को पंचायत राज कहा जाता है। और हालांकि ये जो है शक्ति सारा पूरा जो है पावर हो राज्य के पास होते हैं, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के पास है। राज्य चाहे तो उसको ख़त्म कर सकते हैं, राज्य चाहे तो इलेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि विधानसभा का इलेक्शन जैसे होना ही है, लोकसभा का इलेक्शन होना ही है, उसको कोई टल नहीं सकते हैं। तो उसी तरह जो है राज्यों के पंचायती राज की चुनाव की कोई व्यवस्था की कोई यहाँ पे अस्तित्व नहीं है, और ये मौलिक अधिकार में भी नहीं आती। ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करते हैं। राज्यों अगर अपने राज्यों को विकसित करना चाहते हैं तो वो पंचायती चुनाव कर सकते हैं, हालांकि अगर वो नहीं चाहे तो वो नहीं भी कर सकते हैं। भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है, यानी भारतीय संविधान अगर देखेंगे तो भारतीय संविधान का जो है मूल दर्शन क्या है, तो गांधीवादी तो मूल दर्शन हो नहीं सकता है। हाँ, हालांकि गांधीवादी एक अच्छा विचारधारा है। अब वैज्ञानिक समाजवाद ये भी नहीं हो सकता, उदारवाद भी नहीं हो। हाँ, लोकतांत्रिक समाजवाद, हमारे भारत में हर चीज़ अगर देखेंगे हर चीज़, तो वहाँ पे जो है गांधीवादी यानी सत्यता से काम नहीं चलेगा। वहाँ पे लोकतांत्रिक देखा जाएगा कि मान के चलिए कोई गांव में कोई झगड़ा हो गया तो उनमें जिधर ज़्यादा आदमी सपोर्ट करेंगे वही उसी को सत्य माना जाएगा। ठीक है, हालांकि अगर सपोर्ट करने वाले आदमी मिथुक भी होंगे तो भी यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद से चलते हैं। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर देखेंगे, भारत की सौजीविता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे तो यहाँ पे भारत की सौजीविता, ठीक है, राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम, संसद द्वारा बनाए गए कानून, संविधान में संशोधन, न्यायालय के फैसले, ये संविधान की सौजीविता के लिए कौन महत्वपूर्ण नहीं है। ये तीनों महत्वपूर्ण है। जैसे बी यहाँ पे संसद द्वारा बनाए गए कानून भारत के संविधान को जीवित बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान में संशोधन भी बहुत महत्वपूर्ण है, न्यायालय के फैसले भी महत्वपूर्ण है। तो राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम, राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम अगर उल्टा पुल्टा होगा, कुछ भी होगा, तो इसके ऊपर जो है संविधान के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर कानून कुछ गलत बना दिया जाएगा तो संविधान के ऊपर असर पड़ेगा। संशोधन अगर गलत संशोधन कर दिया जाएगा, न्यायालय का अगर फैसला गलत आ जाएगा तो भी संविधान के ऊपर जो है वो खतरा पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पे जो है राजनीतिक अगर कार्यक्रम में अगर कुछ उल्टा पुल्टा होगा तो उसके ऊपर देश को कुछ असर नहीं होगा। हालांकि वो राजनीतिक दल के ऊपर असर होगा, राजनीतिक दल के आधा असर के ऊपर हो सकता है कि हमारे समाज में कोई कुछ गलत हो जाए, लेकिन वो संविधान के ऊपर खतरा डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्टली रूप से जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधित की
प्रक्रिया का वर्णन है, यानी भारत जो है, भारत के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संशोधन यानी अनुच्छेद को हम यानी भारत को संविधान को संशोधन कर सकते हैं, इसका जो है आलोचना यानी कहाँ पे कौन सा अनुच्छेद में इसको बताया गया है। तो हम जानते हैं कि इसको 368 अनुच्छेद में बताया गया है। क्योंकि हम जब आपको भाग 2 और इसमें मेरा बहुत सारे ऐसे वीडियो होंगे जिसमें हम पूरा लेक्चर की विधि से हम बता के रखे हैं और बोर्ड पर समझा के भी बता के रखे हैं। उन सब वीडियो कुछ पुराना होंगे, 1-1.5 साल पुराना हो जाएगा, तो उन सब वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। उसमें हम डिटेल से बात किए हैं कि भारत में टोटल कितने अनुच्छेद है, कहाँ पे शिक्षा का बात किया गया है, कहाँ कितना मौलिक अधिकार है, कितना क्या है, सब कुछ हम पूरा बना के रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन। किससे नई राजनीति का पिता कहा जाता है? अरस्तु को, प्लेटो को, ठीक है, तो किसको कहा जाता है यहाँ पे? तो अगर देखा जाए तो हम लोग माइकिल जिसको कहा जाता है माइकेलियली, ठीक है, इसको, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? यानी पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस, तो ये पॉलिटिक्स से आया है। तो इस एक पुस्तक था, तो इसको किसने लिखा था? तो वो अरस्तु ने लिखा था, ठीक है। 28 नंबर हम देखेंगे, व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ था? ठीक है, व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी को हुआ था। वोट देने का अधिकार किस स्वतंत्रता से है? वोट देने का अधिकार जो है वो किस स्वतंत्रता से है? तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे किस स्वतंत्रता से, तो सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता से। यानी इसका ये मतलब ऑप्शन देखकर ही पता चल जाएगा कि राजनीतिक स्वतंत्रता है, तभी हम वोट दे सकते हैं। सामाजिक स्वतंत्रता के अनुसार हम कहीं भी चल सकते, फिर सकते। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ हम खा सकते हैं, कि खरीद सकते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि प्राकृतिक में, नेचुरल में हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह का होता है। तो उसमें जो है 29 में राइट आंसर भी जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे समाज की कल्पना किसने की जिसमें ना वर्ग होगा ना राज, ठीक है। ऐसे समाज की कल्पना किसने की थी कि जिसमें ना वर्ग होगा ना राज होगा? तो इसमें अगर देखा जाए तो फ्रासीवादी ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा पूरा क्वेश्चन पढ़ के। अब क्योंकि वीडियो पूरा लंबा हो गया है तो हम इसको पढ़ते जाएंगे तो और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मेरा यहाँ पे मेन मकसद नहीं है, ठीक है। कभी कोई वीडियो जब बनाएंगे तो हो सकता है इन सब क्वेश्चन को हम खंडन करके बता दें। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, 50 से अधिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इस साल जो है लगभग बहुत सारे सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। इस बार घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, इससे कोई ये नहीं किया जाएगा। लेकिन हालाँकि जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि इस साल जो है क्वेश्चन इतना ही रखिए, 50 तक ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और ये जो है क्वेश्चन आपको जो भी हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको जो है बढ़िया से आप तैयारी कर ली। और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, उसके ज़रिए आप मेरे साथ बात भी कर पाएंगे। और अगर पीडीएफ लेना होगा तो आप वहीं से बात करके पीडीएफ ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जो आंसर हम बताए उसको आप अगर टिक करना चाहते हैं, यानी राइट करना चाहते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी को आप वहाँ पे जो है अपना ये कर सकते हैं कि कौन कौन आंसर सही होगा। जैसे हम 30 तक लगभग बता दिए थे, बाकी जो क्वेश्चन था 20 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप भी यहाँ से भी उसको भी देख सकते हैं। तो आई होप, हम आशा करेंगे कि ये वीडियो आप लोग को बहुत मददगार साबित होंगे। और इस वीडियो में ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।